हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम आज फिर से साइंस सीरीज को कंटिन्यू करने। तो आइए बात करते हैं अगले टॉपिक्स की। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, हमने बात की थी परावर्तन की, जिसमें हमने परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी और परावर्तन की परिभाषा के साथ हमने परावर्तन के नियमों का भी अध्ययन कर लिया था। प्रकाश की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने कर दिया। उसके अलावा हमने साइंस की परिभाषा भी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश वाले चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करने वाला हूं, और यह है परावर्तन का प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार है वो देखिए। आप सभी ने कल परावर्तन वीडियो में देखा होगा। अब परावर्तन के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन, सेकेंड नंबर पे आता है बेटा विसरित परावर्तन। अब सवाल ये आता है कि सर नियमित और विसरित परावर्तन का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है कि देखिए, अगर कोई सतह एकदम प्लेन है, बिल्कुल प्लेन सतह है, तो इससे अगर कोई किरण आएगी और वो इस प्रकार टकरा करके चली जाती है, तो आप देखो जब जब किरण आएगी वो टकरा करके एक निश्चित पैटर्न में जाएगी। तो अगर इस प्रकार कोई पैटर्न फॉलो होता है तब हम उसे क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। यानी कि सिंपल परिभाषा अगर हम देना चाहे तो हम ये लिखेंगे, किसी भी समतल सतह से होने वाला जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं विसरित परावर्तन की, तो अगर सतह कैसी हो बेटा, उबड़ खाबड़ हो, अगर इम्प्योर सतह हो, तो यहां से देखो अगर यहां किरण आएगी तो वो यहां चली जाएगी, यहां आएगी तो वो यहां चली जाएगी, और अगर वो किरण यहां आ गई तो वो यहां चली जाएगी, यहां आएगी तो यहां फैल जाएगी। आप खुद देखो, क्या किरणों का कोई निश्चित पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा। इसमें एक निश्चित पैटर्न बन रहा था, इसमें किरणें तिरछी आडी टेढ़ी कैसे भी चली जा सकती है। तो अगर हम कहें कि उबड़ खाबड़ सतह से होने वाला जो परावर्तन है तो वो क्या होगा, विसरित परावर्तन। तो ये हमारी बात सही हो जाएगी। क्लियर है बेटा? सिंपल से आपको बस याद रखना है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और विसरित। नियमित में किरणें समतल सतह से टकरा करके बिल्कुल ठीक जाती है, सही जाती है सीधी, और विसरित के अंदर उबड़ खाबड़ सतह से टकरा करके जाती है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? ये हो गया परावर्तन का प्रकार। अब देखिए बेटा, हम इस टॉपिक्स को थोड़ा आगे लेते हैं। हमने परावर्तन के नियम पढ़ लिए, परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि परावर्तन होता किससे। तो बेटा परावर्तन जो होता है बेसिकली वो होता है दर्पण से, और दर्पण को अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो कहा जाता है मिरर। यानी कि कोई ऐसी सतह है जिसके एक तरफ हम पॉलिश कर दे तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब आपको यहां पर ये ध्यान होना चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरे नंबर पे होता है गोलीय दर्पण। ठीक है बेटा जी? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो बेटा, प्लेन हो। वहीं अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बेटा, गोले की तरह गोल गोल हो। अभी मैं खुल के बात करूंगा कैसे ये होती है। ठीक है, फिलहाल हम केवल एक पे फोकस करते हैं, समतल दर्पण में। फिलहाल अपना टॉपिक कौन सा लेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण में क्या होता है वो समझिए। समतल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होगा वो समझे। पहला कंडीशन है कि समतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ प्लेन होता है, बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो इससे परावर्तन नियमित परावर्तन होगा, और अगर इससे नियमित परावर्तन होगा तो इसकी हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या समझने के हिसाब से भी देखें तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद करने हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट आप देखेंगे ध्यान से, समतल दर्पण से अगर परावर्तन होता है तो ये पहला तो होगा नियमित परावर्तन। ठीक है, दूसरा समतल दर्पण से अगर कोई इमेज बनती है तो आप खुद ये देखें कि आप अपने घर के अंदर जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से आप सुबह सुबह देख करके बाल बनाते हैं, वो दर्पण एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। अब आप ये समझिए, समतल दर्पण में जब आप प्रतिबिंब देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उल्टा दिखाई देता होगा। उल्टा दिखाई देने का मतलब है साइड चेंज हो जाती है। आप अगर राइट हैंड ऊपर करते हो तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, आपका यहाँ पर जेब लेफ्ट में है, वहां आपको मिरर में राइट में दिखाई देगा। आप बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो प्रतिबिंब होता है उसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। क्या नोट करेंगे बेटा, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, लेफ्ट
राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है ये समतल दर्पण का। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वस्तु का जो आकार होता है सेम वही आकार किसका होता है, प्रतिबिंब का। यानी कि दोनों का जो आकार है वो कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब आपका चेहरा जितना बड़ा है दर्पण में आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा, जितना आपका हाथ है उतना ही बड़ा हाथ आपको दर्पण में दिखाई देगा। यानी कि चित्र में वो छोटा या बड़ा नहीं करता, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, वस्तु को बिंब भी कह सकते हैं हम, और जो परछाई हमें दर्पण में दिखती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसी होती है, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए यहां दर्पण है और मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं इससे अगर 1 फुट की दूरी पे हूं तो इसके अंदर जो इमेज मेरे को दिखाई देगी वो भी मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि 1 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। अगर मैं 1 फुट पे हूं तो वो 1 फुट पे होगी। अगर मैं 2 फुट पे आ गया ना तो इमेज भी 2 फुट पीछे चली जाएगी उस दर्पण से, और ऐसा आपको फील होगा, आप खुद भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से उतनी ही दूरी होती है जितनी की वस्तु उससे दूर होती है। तो इन दोनों के आकार बराबर होते हैं, इन दोनों की दूरी बराबर होती है, और खास तौर पे ये पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। चौथा पॉइंट, अब यहां पॉइंट ये आता है कि प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी और सीधा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि प्रतिबिंब समतल दर्पण से कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आप खुद देखो, आप ऐसे खड़े हो तो दर्पण में आप सीधे दिखाई देते हो, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। आभासी का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी होता है और एक वास्तविक होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना उसको हम पर्दे पर बना सकते हैं, जैसे आपने प्रोजेक्टर वगैरह देखा होगा, पर्दे पर वो चलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप समतल दर्पण में जो चित्र दिखाई देता है क्या उसे आप दीवार पर या पर्दे पर छाप सकते हो, बिल्कुल नहीं। आपने कई बार ट्राई किया होगा, धूप में कांच लेकर के दीवार पे फोकस किया होगा, तो वो फोकस तो दिखाई देता है आपको, लेकिन उसमें कोई चित्र नहीं बनता। जैसे आप अपनी शक्ल देख के और फिर लगाओ देखे, क्या आपकी शक्ल दीवार पे दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं। यानी आप अपना जो प्रतिबिंब है ना उसको दीवार या पर्दे पर नहीं बना सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिबिंब का एक आभास ले सकते हो, कल्पना कर सकते हो, हाँ मेरा प्रतिबिंब इसके अंदर बन चुका है। इसलिए याद रखना, जो भी आभास होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। भाई सपने किसी के गलत होते ही नहीं, सपने में हमेशा बढ़िया बढ़िया चीजें आती है, सब कुछ सीधा सीधा होता है, लेकिन हकीकत में उल्टा होता है, ये आप याद रखना। आभासी अगर प्रतिबिंब है सदैव वो कैसा बनेगा, सीधा। और ये किसकी विशेषता है, समतल दर्पण की। आगे बेटा बात समझ में, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है, वस्तु प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है दर्पण से, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब इसके द्वारा बनता है। और ये किसकी विशेषता बताई बेटा मैंने, समतल दर्पण की। क्लियर है, समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है वो कौन से प्रकार में आता है, कौन से प्रकार में आएगा बेटा, वो आएगा नियमित परावर्तन में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किस पे, गोलीय दर्पण में। नाम से स्पष्ट है, ऐसा परावर्तन का पृष्ठ जो कैसा हो, गोल हो। तो मान लेते हैं जैसे ये गोला है, अब अगर मैं इस गोले को बीच में से कट कर दूं तो मेरे पास में 2 सरफेस बनेगी, एक ये और एक ये। ठीक है बेटा जी, अब मैं एक तरफ पीछे की तरफ पॉलिश कर देता हूं, अब ये परावर्तक सतह बन गई, इसके भी मैं पीछे की तरफ पॉलिश कर देता हूं, ये भी क्या बन गई, परावर्तक सतह बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है कि किरणें अगर मैं डालूंगा तो वो किरणें देखो ऐसे झुक के नीचे आएगी, इधर से किरणें डालूंगा वो भी झुक करके नीचे आएगी। यानी कि ये किरणों को कहीं ना कहीं केंद्रित कर देगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। इसकी आकृति देखो, अगर किरणें आएगी प्रकाश की तो वो इसको इधर फैला देगा, इधर कोई किरण आएगी इधर फैला देगा। क्या ये किरणों को इकट्ठा कर रहा है, नहीं, ये किरणों को फैला रहा है। तो इसके आधार पर गोलीय दर्पण की हम पहले परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे कि गोलीय दर्पण की परिभाषा बताओ तो क्या लिखोगे, ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। सेकंड पॉइंट देखिए कि गोलीय दर्पण सामान्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऐसे बने हैं आपके सामने फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये देखो, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, क्योंकि देखो परावर्तन इस वाली सतह से हो रहा है, अंदर वाली सतह से हो रहा है ना, इसलिए अंदर वाली सतह से हो रहा है, तो ऐसे हम नाम याद रखेंगे बेटा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ऐसा परावर्तक पृष्ठ
जिसकी जो सतह है परावर्तन वाली वो कहाँ, अंदर की ओर। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो वो कौन सा दर्पण है, अवतल। और जो बाहर की ओर वक्रित हो बेटा उसका क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। बताओ बेटा क्लियर है बात। अगर अंदर की ओर सतह वक्रित हो तो अवतल दर्पण, बाहर की ओर अगर सतह वक्रित हो तो उत्तल दर्पण। दूसरी बात, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है बेटा, केंद्रित, और ये प्रकाश की किरणों का क्या करता है बेटा, फैलाव, यानी ये किरणों को फैला देता है और ये किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने को साइंस की भाषा में बोलते हैं अभिसारित करना। इसलिए इस दर्पण का दूसरा नाम कौन सा है, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करता है इसलिए इस प्रकार के दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण, क्योंकि ये किरणों का प्रसार कर देता है। क्लियर है बेटा, ये अभिसारी दर्पण है और ये अपसारी दर्पण है। किसी को कोई दिक्कत है इस बात में तो बताओ। क्लियर है बात कि कौन सा अवतल होता है, कौन सा उत्तल होता है, कौन सा अपसारी है और कौन सा अभिसारी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किरणों को केंद्रित करता है और ये किरणों को फैलाता है। और अब याद रखें, जो जोड़े रखता है, जो एक जगह इकट्ठा करता है, मोस्ट वैल्यू उसी की होती है। तो सर्वाधिक इस्तेमाल कौन से दर्पण का होगा, अवतल का। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम समझने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर साइंस के अंदर। जब इन दर्पणों के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें उन टर्म्स का पता होना चाहिए कि जैसे मैं अभी आगे नाम लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ बोला, दर्पण बोला, तो आपको पता होना चाहिए ना दर्पण क्या होता है, परावर्तक सतह किसको बोल रहे हैं। तो ऐसे हम 5-10 नाम लेंगे ऐसे जिनका हम बार बार आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन शब्दावली को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप एक बार इन शब्दावली को अच्छे से कंठस्थ करें, क्योंकि आपको फ्यूचर में इन सब का इस्तेमाल करना ही है। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो बेटा पढ़ाई का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे शब्दावली को हम समझते चलते हैं। ये अपना दर्पण है। अब आपसे कोई पूछे बेटा दर्पण क्या होता है, तो मैं फिर से बता दूं, दर्पण का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी सतह जो प्रकाश का परावर्तन करे, दर्पण कहलाती है। ठीक है, ऐसी कोई भी सतह है जो प्रकाश का परावर्तन करे, क्या कहलाती है, दर्पण। और वो एक तरफ से लेपित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दर्पण है। तो पहला पॉइंट आता है कि अगर कोई दर्पण है तो बेटा उसका द्वारक क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है, द्वारक। और बेटा इससे हम डिनोट करते हैं किससे, एम एन से। दर्पण का कोई ना कोई द्वारक होता है और द्वारक को डिनोट किया जाता है एम एन से। क्या होता है द्वारक, देखिए मैंने ये दर्पण बनाया, क्या ये दर्पण है, अब इसकी पॉलिश बाकी है, पॉलिश कर देते हैं। ये लो सर, हमने पॉलिश कर दी, पीछे की तरफ पॉलिश कर दी परावर्तक पृष्ठ की। अब ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। अब मैं आपसे पूछूं दर्पण क्या होता है, तो दर्पण परावर्तक करने वाला जो पृष्ठ होता है वो दर्पण होता है। उसका द्वारक देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो इसकी लंबाई है, किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की ये जो लंबाई है बेटा वही क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एम एन से। हम कई बार नाम लेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा है या दर्पण का द्वारक बड़ा है। तो ये जो घुमाव आपको दिख रहा है, ये जो सतह आप लोगों को दिख रही है, यही क्या कहलाता है, इसका द्वारक। आगे बात समझ में, किसी भी दर्पण का या परावर्तक पृष्ठ जो होता है वही उसका क्या होता है, द्वारक होता है। और ये जो इसकी सतह आप लोगों को दिख रही है क्या, इसका द्वारक। ठीक है, अब आइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट होता है ध्रुव, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल। तो इसको डिनोट करेंगे किससे, पी से। अब ये क्या होता है, तो देखिए बेटा ये जो द्वारक आपको दिख रहा है, इस द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा तो इसका मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा, और यही मध्य बिंदु क्या कहलाता है बेटा, पी, यानी कि ध्रुव। तो किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या द्वारक का जो मुख्य बिंदु होता है, जो केंद्रीय बिंदु जो होता है या बीच का जो बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, परावर्तक सतह द्वारक, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मुख्य फोकस। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से, क्योंकि फोकस है, एफ ओ सी यू एस फोकस, तो ये एफ से डिनोट करेंगे। फोकस क्या होता है, मैंने आपसे भी कहा कि अगर मैं किरणों को फेंकूंगा तो ये यहां पर केंद्रित कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, फोकस। अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना, तो इसके लिए अवतल दर्पण का वह बिंदु जहां किरणों को परावर्तन के पश्चात केंद्रित किया जाता है, वह बिंदु उस दर्पण का
मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी दर्पण का या अवतल दर्पण का वह बिंदु जहां परावर्तन के पश्चात किरणें केंद्रित होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। वहीं बेटा अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पर परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ कुछ ऐसा है ना। तो जैसे यहाँ मैंने लाइन खींची तो ये फैल गई, यहाँ लाइन खींची ये भी फैल गई, तो बताओ केंद्रित हुई क्या? नहीं। तो हम अगर इनको पीछे मिलाए, ठीक है, तो बताओ यहाँ केंद्रित हो रही है। तो इसमें परिभाषा थोड़ी सी बदल जाएगी। उत्तल दर्पण का वह बिंदु जहां किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअल में देखो किरणें मिल नहीं रही है, हमने तो ऐसा सोचा कि शायद ये पीछे की तरफ जाती तो शायद मिल जाती। तो मिलती हुई किरणें प्रतीत होती है या मिलती हुई किरणों का आभास होता है, ऐसे को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण के लिए इसकी परिभाषा अलग होगी, अवतल दर्पण के लिए इसकी परिभाषा अलग होगी। बाकी सबकी परिभाषा सबके लिए सेम है, ठीक है। और बेटा अगर आपको इन परिभाषाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपको एक छोटा सा कमेंट करना, केवल आपको इसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिल्कुल इस चैप्टर के, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप कहीं झांसे में मत आ जाना कि नोट्स के आपको पैसे देने हैं, ठीक है बेटा। तो आइए अब आगे बात करते हैं पॉइंट्स पे। बिल्कुल फोर्थ पॉइंट जो अपना है वो होता है बेटा वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे हम? वक्रता केंद्र, और इसको किससे डिनोट करते हैं? सी, क्योंकि केंद्र है, सी फॉर सेंटर। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था दर्पण किसी गोले से कटा है, गोले दर्पण गोले से काटा था, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है, और वही केंद्र इसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो मैं मान लेता हूं इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ, ठीक है बेटा जी। क्या बताया मैंने कि दर्पण को जिस गोले से काटा गया है या दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र इसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्लियर है? सिंपल सी परिभाषा है। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 होता है मुख्य अक्ष। अब बेटा आपने अक्ष एक्सिस पढ़ा होगा, अक्ष अक्ष वाई अक्ष। तो देखो अक्ष अक्ष ऐसे आडी रेखा होती है और वाई अक्ष सीधी रेखा। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष की बात कर रहे हो, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक ये जो सीधी रेखा मैंने बीचों बीच में बनाई है, यही इसका क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष। क्लियर है? इट्स वेरी इजी। अब देखिए बेटा पॉइंट नंबर 6 पे बात करता हूँ। अब बहुत ही सरल टॉपिक स्टार्ट हो गया ऐसे मान लो। अब यहाँ पर आती है बेटा फोकस दूरी। क्या लिखी मैंने? फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अब देखो बेटा जब भी मैंने दूरी की बात की तो दूरी हम नापेंगे। दूरी कहाँ से नाप रहे हैं? हम सेंटर से नाप रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, फोकस दूरी है तो फोकस को नाप लेते हैं। तो ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी। बस यही रखना कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। आगे देखो 7वां पॉइंट मैंने लिखा वक्रता त्रिज्या। अगर आपको याद है तो बेटा ये गोले का भाग है। किसका भाग है? गोले का भाग। तो ये गोले की परिधि हो गई वृत्त की, और ये केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी सीधी रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। तो बस ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से। यहां आपको कैपिटल आर से डिनोट करना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9। यहां आ जाती है बेटा बिंब दूरी, इसको हम प्रदर्शित करेंगे यू से, और यहां पर आ जाती है प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम डिनोट करेंगे बेटा वी से, ठीक है। क्या होती है बिंब दूरी और क्या होती है प्रतिबिंब दूरी? देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु होगी और वस्तु का तो हम प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इस ध्रुव से इस बिंब की या वस्तु की जो दूरी है वही क्या कहलाती है? बिंब दूरी, और इसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार अगर इसका कोई प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बनता है तो हम लिखेंगे इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब दूरी। तो बेटा दूरियां आपको याद रखना, ध्रुव से नापनी है, जिसकी दूरी ना पाए ध्रुव से उसकी दूरी नाप लेना। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी। अब आपको करना क्या है? इन सबके ये फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे मैं कई जगह आर लिखूंगा, आपको समझ जाना सर क्या लिख रहे हैं? वक्रता त्रिज्या। यू लिखते समझ जाना कि बिंब दूरी की बात हो रही है। सी लिखते समझ जाना वक्रता केंद्र की बात हो रही है। और पी लिखते समझ जाना कि सर क्या लिख रहे हैं? ध्रुव लिख रहे हैं। बेटा आ गई बात समझ में? इन सभी परिभाषाओं को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। आप चाहो तो वीडियो रोक करके लिख भी सकते हो, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वैसे कमेंट भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा जी? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं।
फिलहाल अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया, क्या शब्दावली होती है, किस प्रकार दर्पण कार्य करता है। अब हम एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे और वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये होती है, देखो ग्राफ जिसे हम बोलते हैं, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इधर प्लस क्या वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है, इधर प्लस की वैल्यू होती है, इधर माइनस की वैल्यू होती है। आप समझे कि ये दर्पण है, यहाँ ये क्या है बेटा, दर्पण है। अब इस दर्पण से रिलेटेड हम ये समझते हैं, देखो हमने अभी इतनी सारी दूरियां पढ़ी, तो समझो अगर कोई दूरी इस दर्पण के दाईं तरफ है तो उसको हम किस में लेंगे, प्लस में, यानी धनात्मक। अगर कोई दूरी इसके बाईं ओर है तो उसको हम किस में लेंगे बेटा, ऋणात्मक। अगर कोई दूरी ऊपर की तरफ जाती है लंबाई, तब हम किस में मानेंगे, प्लस में। अगर कोई लंबाई नीचे की ओर आती है तब हम उस किस में मानेंगे, माइनस में। एक तो ये कॉमन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सभी दूरी हम नापते कहां से, यहाँ सेंटर पॉइंट से, और सेंटर पॉइंट को हमने क्या माना था, ध्रुव। तो सभी दूरियां किससे नापी जाती है, ध्रुव से। और सबसे लास्ट पॉइंट बेटा, वस्तु की मैंने बात की, वस्तु सदैव और सदैव कौन सी साइड में रखनी है आपको, बाईं साइड में। इसका मतलब अगर मैं कहूँ u की वैल्यू, यानी कि वस्तु की इससे दूरी, और वस्तु सदैव बाईं ओर है, तो वस्तु की दूरी सदैव कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। 4 पॉइंट मैंने आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी में बताए हैं। पहला, बिंब यानी कि जो वस्तु है वो सदैव कहाँ होती है, बाईं ओर होती है। सेकंड पॉइंट, सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी। थर्ड पॉइंट, ऊपर की दूरियां प्लस और नीचे की दूरियां माइनस। फोर्थ पॉइंट, बाईं ओर की दूरियां माइनस और दाईं ओर की दूरियां प्लस में। ये आपको 100% मानना है। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।